यस, स्टार्ट करते हैं आज का सुहाना सफ़र। फर्स्ट डे आप लोग को पढ़ाया गया था आपके ऊपर कितना खर्चा होता है पता नहीं, बट देश का खर्चा आपको पता है 48 लाख करोड़। और इस 48 लाख करोड़ में अप्रोक्सीमेटली 26 लाख करोड़ आता है टैक्स से। इसीलिए टैक्स एक मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। इसीलिए टैक्स इज अ फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, प्रोडक्ट और सर्विसेज। इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। प्रोडक्ट सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। आपको तो पता ही है, पहला इंपॉर्टेंट थ्योरी है डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी। क्या होता है डीटी आईडीटी का डिफरेंस? डीटी इनकम टैक्स है, आईडीटी जीएसटी कस्टम। डीटी इनकम पे लगता है और आईडीटी प्रोडक्ट सर्विसेज पे। डीटी का बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड। आज 13 तारीख है ना, अच्छा है 15 तारीख को क्लास नहीं हो, नहीं तो अनाप शनाप तुम लोग को डांटता मैं, क्योंकि इनकम टैक्स का गुस्सा तुम लोग पे डालता। अरे उधर एडवांस टैक्स देना है ना, अभी मिलेगा एडवांस टैक्स का कंसेप्ट। ओके, तो तरुण बोला अच्छा है बच गया, ले तो उधर का गुस्सा हमको डांट देता। और क्या बोला, बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड, बर्डन शिफ्टेड। डीटी का कलेक्शन टफ है, आईडीटी का कलेक्शन इजी है। डीटी इनकम के बाद और आईडीटी प्रोडक्ट सर्विसेज के पहले डीटी बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेट देखेंगे, आईडीटी फिक्स रहता है। हो गया। इसके बाद इनकम टैक्स पे आ गए थे। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर, पेबल इन असेसमेंट ईयर। कंप्लायंसेस आर डन इन असेसमेंट ईयर। पीवाई फाइनेंशियल ईयर है जिसपे इनकम इज अर्न। हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है 24-25, असेसमेंट ईयर है 25-26, असेसमेंट ईयर 25-26। प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। न्यू बिजनेस पे डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट से स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म। फिर अगले साल से अप्रैल टू मार्च यूनिफॉर्म रहेगा। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद शुरू होता है। 1 अप्रैल 25 से शुरू होगा, 31 मार्च 26 को खत्म होगा। पीवाई 24-25 का एवाई 25-26। इज इट ओके? और एक बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जब एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट 4-5 दिन बाद, एक्ट पढ़ने के लिए एवाई से, एवाई के नाम से पढ़ा जाता है। एक्ट में जो लिखा रहता है ना, दिस सेक्शन एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा रहेगा। तो असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा रहेगा, तो प्रीवियस ईयर 24-25। एक्ट में प्रीवियस ईयर नहीं लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? एवाई। आप लोग जिस दिन ऑफिस जाना शुरू कर दोगे उस दिन से पीवाई बोलना छोड़ दोगे, एवाई बोलोगे, क्योंकि इनकम टैक्स में जो भी काम होता है ना असेसमेंट ईयर के नाम से। बट अभी आप लोग को टफ लगेगा तो आप लोग कुछ भी बोलो, बट आगे धीरे धीरे अपने आप से, जैसे कि दिस सेक्शन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 25 लिखा रहेगा, 1 अप्रैल 25। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि असेसमेंट ईयर 25-26। बट हम लोग क्लास में, आप लोग बच्चे हो, बोलेंगे ये सेक्शन प्रीवियस ईयर 24-25। बट लॉ पढ़ेंगे तो लॉ में एवाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वो बताएंगे भी। हो गया इनकम प्रीवियस ईयर। इनकम के 5 हेड्स है, यही पूरा आपका सिलेबस है। बस ये 5 चैप्टर खत्म तो टैक्स अब खत्म, इनकम टैक्स अब खत्म, तब खत्म। और आईडीटी बहुत आसान है, आपके सीनियर्स को 90 आवर्स अप्रोक्सीमेटली लगा। पहले बैच में 60 आवर्स लगता था, डायरेक्ट 50% इंक्रीज हो गया मेरा टाइम। तो मतलब उसी का इम्पैक्ट भी दिखा, 60 भी मिला इस बार एग्जाम पे, अब 70 भी मिलेगा एग्जाम पे। तो मेरा आईडीटी 60 आवर्स से 90 आवर्स हो गया। क्या पता तुम लोग 100 घंटा खा लेना, खा लेना बेटा, एकदम खुश होकर रट के जाना, 120 घंटा ले लो, बट पूरा रट के जाना। टैक्स, टैक्स पूरा रट के, घर में कुछ नहीं करना है, घर में बस एक बार रीडिंग मारना है कि क्या पता कल गुप्ता जी लॉटरी में नाम डाल दें, उसके लिए पढ़ेंगे समझेंगे। टैक्स घर में कुछ नहीं, सब कुछ क्लास में। अकाउंट्स करेंगे घर में, कॉस्टिंग करेंगे घर में, एफएम करेंगे घर में, टैक्स
इस घर का कुछ काम धाम नहीं, सब मेरे सामने पूरा एकदम रट्टा मार। तो रट्टा मार 5 हिट्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। सैलरी का तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, 10 to 13 क्लासेस मिलेगा आपको, एटलीस्ट 25 to 30 आवर्स मिलेगा। बट 2 लाइन तो आज, मालिक नौकर का रिश्ता होना चाहिए और स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है 5 लाख, स्वीट 16(1)(a) 5 लाख रुपया सर संसद से बन के आया, कितना 50,000, और डिफॉल्ट स्कीम में जाओगे तो 75,000। ये May 25 में दिखने वाला है आपको पेपर में। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी में 2 बातें, रेंटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्लास में मोबाइल यूज मत करना आप लोग मोबाइल यूज करने से मेरे को पता चल जाता है। तो मोबाइल सेल्फ में भी मत रखना, बैग पे रखो, बैग पे। मोबाइल सेल्फ पे भी नहीं रखो, बैग के अंदर रखो, रखो देखो बाहर होगा। पॉकेट में भी नहीं रखना मोबाइल, पॉकेट में भी नहीं, सेल्फ में भी नहीं, बैग के अंदर वाइब्रेशन। और मैं मोबाइल ही नहीं लेके आता हूँ, मैं तो तुम लोग से ज़्यादा त्याग करता हूँ। नो मोबाइल, फ़ोन आने से भी मेरे को मतलब नहीं है। बहुत हाई लेवल का इमरजेंसी हो गया तो अलग बात है। तो सेल्फ पे फ़ोन रखना ही मत, मिल जाएगा तो मैं उठा के रख लूँगा और एकदम दूंगा सिलेबस खत्म होने के बाद जून में। जून तक दूसरा फ़ोन खरीद लेना फिर, तो 3 महीना के लिए फ़ोन चला जाएगा। आप लोग रो गाओ कुछ टेबल का ट्यूशन छोड़ दिया उस दिन ले जाओ, ट्यूशन छोड़ देना तो मिल जाएगा। डोंट कीप लाइक दैट, ओके। मोबाइल कहीं भी नहीं। स्टार्ट करें, कहाँ था बेटा? हाउस प्रॉपर्टी। 2 बात क्या था बेटा? रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और खर्चा मम्मी देखती है तो मम्मी से मोदी जी पंगा नहीं लेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A में 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, क्या होता है वो पता नहीं, बस रेंट पे मार देना। पीजीबीपी नहीं समझाना है। और सीजी तो बवाल है, समुद्र है सीजी। सीजी में आप लोग को बताया था एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया था? रुको भाई, ये बड़ा टॉपिक है ना, धीरे धीरे। या कैपिटल एसेट्स में क्या आता है? दुनिया का सारा एसेट्स, आपके घर का एसेट्स, आपके दुकान का एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, ऑल द एसेट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग 4 आइटम। एक आइटम याद रखना अभी, स्टॉक इन ट्रेड, और बाकी का 3 याद हो जाता है तो क्या करें? पर्सनल मूवेबल एसेट्स, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, गोल्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स। ये जो सीजी होता है बेटा, सीजी 2 टाइप के कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा टैक्स मारना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पे कम, क्योंकि लोग बहुत पुराना प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट होता है। इंटेंशन गुप्ता जी का प्रॉफिट करना नहीं था, गुप्ता जी की तो हायरी ये मजबूरी थी, तो मजबूरी पे वो बेचे हैं, वो प्रशांत थोड़ी ना है। तो फिर इसलिए गुप्ता जी से कम टैक्स लेना है, उसको बोलते हैं LTCG। अरे ये निशांत ना रहता है शांत, अभी खरीदता है अभी बेचता है, अभी खरीदता है अभी बेचता है, तो व्यापारी टाइप का काम करता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस पे छप्पर फाड़ के टैक्स लेंगे, समझा ना? इसलिए कैपिटल गेन 2 है। ये तो गुस्सा तो नहीं हो गया ना कि क्यों 2 कर दिया? अब गुस्सा नहीं होना। अब कब शॉर्ट टर्म होगा, कब लॉन्ग टर्म होगा, डिपेंड करेगा कि कितना साल से पोहा खाते हो आप लोग। पोहा 2 साल से ज़्यादा से खा रहे हो तो लॉन्ग टर्म, और 2 साल से कम ही हुआ है, 2 साल तक ही हुआ है तो शॉर्ट टर्म। 23 जुलाई के पहले 3 साल भी था, उसको उस चैप्टर में आके पढ़ेंगे, वो तो अब डिस्कार्डेड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, बट इस साल के लिए रेलेवेंट है। तो आज तो बेसिक्स है, उसमें क्यों दिमाग लगाए जो खत्म ही होने वाला है, समझी क्या? तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड करेंगे हम? पोहा का मतलब पता है क्या होता है? और पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। अब मैं सोचा तो वो जो नाश्ता में पोहा करता है वो मैं सोचा तो ये मम्मी से बना के लाई है खिलाने के लिए, क्या पता कभी खिलाई दे। पोहा 2 ईयर्स से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, और 2 साल तक है तो शॉर्ट टर्म। ये उस टैक्स रेट ओके। पहले तो शेयर्स के लिए पूरा इन भारतवासियों को दीवाना बनाना है। दीवाना किसका? दीवाना शेयर मार्केट का। उसलिए लिस्टेड शेयर्स 1 साल से ज़्यादा खरीद के रखेंगे तो लॉन्ग टर्म,
और 1 साल तक रहेगा तो शॉर्ट टर्म। तो लिस्टेड शेयर्स के लिए सेक्शन टैक्स रेट अलग है। तो पहले नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट है 5%, 20%, 30। चलो ये भी याद नहीं करो, जनरल रेट। क्या रेट? जनरल रेट। जो सैलरी एचपी के लिए लगेगा ना, कल पढ़ने वाले टैक्स कैलकुलेशन, तो नॉर्मल रेट लगेगा। और एलटीसीजी के लिए स्पेशल डिस्काउंटेड रेट कितना था? 12.5%। बस खत्म, बस खत्म। शेयर वाला थोड़ा बाद में तुम लोग तो यार टैक्स है, मेरे को ओवरटेक करता है गौरव। बताओ, अरे मजाक कर, मेरी खुशी भी लग रहा है। तो एसटीसीजी का टैक्स रेट क्या है? नॉर्मल। और एलटीसीजी पे कम लेंगे। गुप्ता जी क्या खुशी हो के 20 साल पुराना जमीन बेचे है ना? कोई गम है? कोई गम है तो ज्यादा टैक्स लेंगे क्या? नहीं, तो फिर कम टैक्स। कितना कम? 12.5%। समझा क्या? और शॉर्ट टर्म, ये प्रशांत, ये निशान अभी लैंड खरीदा, अभी कुछ 2 महीना में, 1 साल में बेच दिया, तो ये लोग कौन है? थोड़ा व्यापारी टाइप के लोग हैं, बिजनेस नहीं है बट खरीद के बेच रहा है। तो फिर शॉर्ट टर्म आपका खून चूस लेंगे। आपका 50 लाख का प्रॉफिट होगा तो 30% टैक्स ले लेंगे। और गुप्ता जी 20 साल पुराना जमीन बेचेंगे तो 12.5। तो फील आ गया क्या? ओके, पक्का आ गया ना? और अब हम भारतवासियों को दीवाना बनाना है, दीवाना शेयर का। इसीलिए उसको ललचाने के लिए 1 साल रख लो, 1 साल से ज्यादा रख लो लॉन्ग टर्म, और 1 साल तक रखो शॉर्ट टर्म। ये कुछ साल पहले 1 फेब 2018, 1 फेब 2018 के एक दिन पहले बताओ ना क्या होता है? 31 जनवरी 18। अरे 1 फेब 2018 के एक दिन पहले बताओ ना। अरे नहीं बता सक रहे हो तुम लोग भी? अरे बताओ ना। अरे ये डेट ऐसा है ना कि याद रखना है। 31 जनवरी 18 तक टैक्स नहीं लगता था। 31 जनवरी 18 तक लॉन्ग टर्म 1 साल रखने के बाद शेयर बेचने से ना टैक्स नहीं लगता था, पता है? तो हम सब छोटे छोटे लोगों के लिए बनाया गया था कि इंडिया का सारा पब्लिक शेयर मार्केट में आए। वो जो करोड़पति लोग होते ना, वो लोग इन्वेस्ट करके एलटीसीजी करते थे, 50 करोड़ 40 करोड़ प्रॉफिट हुआ, नो टैक्स। और बनाया गया था, वो लोग तो ऑलरेडी मार्केट में ही थे, बनाया गया था तो सानिया के लिए, आरजी के लिए, दीपन के लिए। बट फायदा उठा लेते थे बड़े बड़े लोग। उनको नहीं, उनको क्या दीवाना बनाना था? उन लोग इसमें खेलते ही है। इसलिए मोदी जी को गुस्सा आया। 1 जनवरी 2000 1 फेब 2018 से क्या कर दिया? टैक्सेबल। क्या कर दिया? टैक्सेबल। तो ये डेट हम लोग को सीजी में चाहिए, अभी नहीं चाहिए, मतलब बता रहा हूँ धीरे धीरे। तो अब शेयर के लिए क्या था बेटा? शेयर के लिए था 1 ईयर से ज्यादा रखकर बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में टैक्स लगेगा, और 1 साल के अंदर बेच देंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पे। अभी भी डिस्काउंटेड रेट है, तो 111A पे 20% है। कितना? 20%। फ्लैट रेट 20% लगेगा। और 112A पे क्या था? 12.5% ऑफ एलटीसीजी इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। वाह, सब याद है। नेक्स्ट क्लास में चाहिए हम लोगों को, जब हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, आपको यूज करना सिखाएंगे फिगर। आगे बढ़े। सीजी खत्म, 5 मिनट में अदर सोर्सेज खत्म। और आज पूरा टैक्स का लास्ट स्टेज तक जितना पढ़ोगे इंटर पे, सब अपने कॉपी में लिख कर जाओगे। और फिर नेक्स्ट क्लास टैक्स कैलकुलेशन, फिर उसके बाद हमारा सिलेबस दौड़ने लगेगा। उसके बाद मैं टैक्स में कुछ भी पढ़ाऊंगा ना, आपको लगेगा कि ये तो आपको पूरा सुना हुआ टॉपिक है, याद है। तो ये एक नया सब्जेक्ट को किस तरह से मैं आपके लिए एकदम पुराना बना दूंगा, आप सोच नहीं सकते। बस घर में जाके पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है बेटा? और कभी मन में कोई डाउट आए, क्वेश्चन आए तो बोलना नहीं नहीं अभी नहीं, चैप्टर का आने का करो इंतजार। उस चैप्टर में आरजी बताएगा मेरे यार, अभी नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है,
कोई डेफिनेशन नहीं। इसका डेफिनेशन ऐसा है, कोई भी इनकम है ऊपर के चारों हेड्स पे नहीं आया, बड़ा आसान है। कोई भी इनकम रिमेनिंग 4 हेड्स पे नहीं आया तो आ जा बेटा अदर सोर्सेज में। जैसे सैलरी में था मालिक नौकर, हाउस होल्डिंग में था रेंटल इनकम और बिल्डिंग, पीजी में था बिजनेस या प्रोफेशन, सीजी में था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी इनकम के मीनिंग पे आ गया, ऊपर के 4 हेड्स पे नहीं हुआ तो अदर सोर्सेज। ठीक है, एनी इनकम नॉट क्लासिफाइड अंडर अबव 4 हेड्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। 1 2 4 5 जो आपके रियल लाइफ पे देखने मिलता है वो मैं बता देता हूं। पहला है, आप लोग को इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट बैंक से इंटरेस्ट मिला, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिला, आपने किसी कंपनी का डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया था वहां से इंटरेस्ट मिला, आपने किसी को लोन दिया था, वो इनकम इधर आ जाएगा। किधर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। आपने डिविडेंड रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, डिविडेंड, आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा था, डिविडेंड मिला, तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा? अदर सोर्सेस में। आपको किसी से गिफ्ट मिला, गिफ्ट, गिफ्ट, गिफ्ट भी मिलता है ना, कोई किसी को गिफ्ट दे देता है। गिफ्ट के ऊपर बहुत अच्छा अदर सोर्सेज में लेक्चर है, बट गिफ्ट मिला तो गिफ्ट भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। आपको लॉटरी, आपको लॉटरी, कोई गैम्बलिंग, बेटिंग, ये जुआ वगैरह खेलते हो, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, ये सब इलीगल है, बहुत सारा, कुछ कुछ लीगल है, ये सब टैक्सेबल है। कहाँ पे? अदर सोर्सेज पे। तो अदर सोर्सेज में बस इतना ही थोड़ा सा बात, जो कहीं जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स है, दैट्स इट। गिफ्ट के बारे में पूरा 1-1.5 घंटा का सेशन होगा अदर सोर्सेज में, बट कुछ बातें आपको आज सुन के ध्यान पे रखना है। बिफोर अदर सोर्सेज कोई चैप्टर में आ भी जाता है, गिफ्ट रिलेटिव से मिलेगा, रिश्तेदार से मिलेगा तो टैक्स नहीं लगता। गिफ्ट किससे मिलने से टैक्स नहीं लगता? रिलेटिव्स। रिलेटिव्स वही भाई बहन मम्मी पापा, वही रिलेटिव का मीनिंग भी पढ़ाया जाएगा एक ये। और गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिलेगा, अदर से, लाइक हमारे आपके बीच, आपने कुछ हमें गिफ्ट दे दिया, हम तो किसी को कुछ दे ही नहीं सकते हैं, तो वो सब या आप अपने दोस्त को बर्थडे वर्डे में गिफ्ट दे दिए, तो वो सब गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिलने से टैक्सेबल होता है। क्या होता है? टैक्सेबल, प्रोवाइडेड 50,000 से ऊपर का अमाउंट हो। गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ऊपर। तो गिफ्ट में पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन 3 बात हम लोग अभी से दिमाग में रखेंगे। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव कितना भी मिले, करोड़ों भी मिले, नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव टोटल 50,000 तक है तो नॉट टैक्सेबल। और 50,000 से ऊपर, सपोज आप लोग ने गिफ्ट दिया है, मेरे को दिया तो पीजीवीपी आ जाएगा, छोड़ो मैं टीचर नहीं हूँ, ऐसे आपस में दोस्त यार हैं हम लोग। आपने गिफ्ट दिया है मेरे को और सबका पैसा मिलाकर 60,000 हो गया। कितना हो गया? तो फिर टोटल 50,000 से ऊपर हो गया ना, तो पूरा 60,000 ही टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा 60,000 ही टैक्सेबल। और आप लोग प्लानिंग करके देना, सब मिलाकर 50,000 रुपीज ही देना। कितना देना? तो 50,000 से पार नहीं हुआ ना, तो फिर वो टैक्स फ्री रहेगा। क्या रहेगा? टैक्स फ्री। आप लोग सब मिला के 49,000 ही देना, ज्यादा मत देना, तो भी क्या होगा? टैक्स फ्री। निशान बोलता है कि बहुत होमवर्क देते हो, हम लोग पूरा मिला के 51,000 देंगे। मेरा मोए मोए कर दिया, देखा, देखो ये मेरे से खपा है, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं होगा और दूंगा, बोल ही रहा था हाँ देंगे 51। आप होमवर्क देता है ना एक एक डजन, तो ठीक है, पूरा टैक्सेबल। अब क्या करोगे? खुश है? तो इसके देखो, इसके सर आप मेरे दिल का बात छीन लिया। तुम ये सोच रहा था क्या? देखो तो इसके मन में पाप है। नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे, पाप नहीं है, तो पाप होता तो आता थोड़ी ना। यस, इज इट ओके? आपके मन पे जितना भी बात आ सकता है पढ़ाई रिलेटेड, वो मेरे अंदर इनबिल्ट है, इनबिल्ट है, इनबिल्ट, नेचुरल। क्योंकि 25th ईयर है मेरे को टैक्स पढ़ाते हुए, 25 साल, 25वां साल है।
तो ऑल इनबिल्ट है। आप जितना भी डाउट सोच सकते हो सब मेरे अंदर इनबिल्ट है, मैं सबका अपने मन से जवाब देते जाऊंगा। आप लोग मुस्कुराते नाम सोच रहा था उसको कैसे पता कि 25 साल से यही काम कर रहे हैं, तो सब पता है। तो इतनी ही बात था, दैट्स इट, खत्म। तो दो सब लिख ले। इनका 6.4 6.4 ना, इसके बाद 7, 8, 9, 10 नोट्स आते जाएगा। बहुत मजा वाला सेशन है आज, और नेक्स्ट सेशन तो इतना मजा है ना क्या बोलूं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इफ एनी इनकम इज नॉट टैक्सेबल, 6.4 6 के अंदर लिख रहे थे। 6.1 सैलरी था, 6.2 एचपी था। अरे कुछ भी लिख लो ना भाई, कॉपी तुम्हारा ही कौन ऑडिट करने आएगा। 6.4 if any income is not taxable under above 4 heads, if an income is not, if an income या any income is not taxable under above 4 heads, if any income is not taxable under above 4 heads, it is taxable under the head other sources, taxable under the head other sources. एग्जाम्पल पे लिख लेना, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, interest dividend received, lottery income, gift received, गिफ्ट में थोड़ा सा 2 पॉइंट गिफ्ट के में गिफ्ट लिखकर ऐसा दो, जहाँ पे गिफ्ट लिखा हुआ कहीं भी 2 एरो मार देना। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव नॉट टैक्सेबल, फ्रॉम रिलेटिव नॉट टैक्सेबल, रिलेटिव से मिलेगा नॉट टैक्सेबल। बेटा रिलेटिव कौन होता है हम लोग पढ़ेंगे अदर सोर्स में जाकर। और फ्रॉम अदर्स में 2 पॉइंट है, सुन लो। अदर्स में क्या है बेटा, टोटल अप टू 50,000 होगा तो नॉट टैक्सेबल, और 50,000 से प्लस हो गया तो फुल, क्या बेटा, फुल अमाउंट टैक्सेबल। मैं एग्जाम्पल अभी दे दूंगा, ठीक है, 3 एग्जाम्पल दूंगा। जब तक हम लोग अदर सोर्स नहीं पढ़ते इतना को आप संभाल के रखना। फ्रॉम अदर्स टोटल अप टू 50,000 है तो नॉट टैक्सेबल, टोटल अप टू 50,000 है तो नॉट टैक्सेबल, 50,000 प्लस होगा तो फुल्ली टैक्सेबल। एग्जाम्पल, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव ₹2 lakh is equal to not taxable, हो गया आंसर 1। क्वेश्चन 2, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स ₹40,000 ऑब्लिक 50,000 टोटल, 40,000 ऑब्लिक 50,000 टोटल 40 50, तो 50,000 तक तो नॉट टैक्सेबल, तो इज इक्वल टू नॉट टैक्सेबल। 40 मिले तो भी नॉट टैक्सेबल, 50 मिले तो भी नॉट टैक्सेबल, ठीक है। तो कब टैक्सेबल होगा, मोर देन 50,000। नेक्स्ट है गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, 60,000, 60,000, ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आंसर क्या होगा, 60,000 टैक्सेबल, 10,000 नहीं, 60,000 टैक्सेबल लिख लेना। 60,000 टैक्सेबल IFOS में आएगा, कौन सा हेड पे है, IFOS। 60,000, 10,000 नहीं। एक बार आपको मन करेगा 10,000 का तो टैक्स प्रशांत के घर से बन के नहीं आता है,
कहाँ से बनकर आया? संसद से। उसी को समझना है। अपना टैक्स बनाना है तो मंत्री बनो, बीजेपी में जाओ, फिर टैक्स कमेटी में जाओ, फिर उसके बाद चेंज करो, या बहुत बड़ा सीए बनो, बहुत बड़ा कंसल्टेंट बनो, फिर भारत सरकार आपको नॉमिनेट करेगा, आपसे एडवाइस मांगेगा, तब कर दो। दो ही ऑप्शन, या तो मंत्री बनो या बहुत बड़ा टैक्स कंसल्टेंट बनो इंडिया का, जिससे गवर्नमेंट आपको बुलाएगा एडवाइस देने, तब चेंज कर लेना। तब तक के लिए यही पढ़ो, कुछ नहीं कर सकते, तरसते रहो जैसे मैं तरस रहा हूँ। बहुत सारा जगह टैक्स में जो लिखा है मेरे को समझ भी नहीं आता कि वो उसके जगह मेरे हिसाब से कुछ और होना चाहिए, तो अपने आप को समझाता हूँ, गुप्ता जी आपका औकात चार दीवारी पे है, संसद पे नहीं जा सकते हो, तो समझा लेता हूँ। क्योंकि इतना साल से 25 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे को पता है ना कि कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ ठीक होना चाहिए, तो मेरा सोच, मेरा बोल तो यही रह जाएगा ना। आपको मंत्री बनना पड़ेगा या टैक्स कंसल्टेंट। इज इट ओके? छोड़े इसको, छोड़े। यस, अदर सोर्स। अब आप लोग ना एक एक पॉइंट पे एक एक नया टर्म सीखने वाले हो, ध्यान से देखना। हाँ, थोड़ा बाकी है। ये निशान तो पता ही ऑलराउंडर है। निशान नौकरी भी करेगा, सैलरी से इनकम मिलेगा। निशान का घर भी रहेगा, बहुत मेहनती है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम होगा। निशान तो अपना प्रोफेशन करेगा ही, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, अपने ऑफिस, अपना ऑफिस, पीजीबीपी। और निशान तो पुराना सोना, कितना सोना है, बेचेगा ही। और निशान का शेयर मार्केट में रहेगा, डिविडेंड मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट करोड़ रहेगा, वो मिलेगा। ये तो जुआ भी खेलता है, उधर से भी मिलेगा। तो पांचों हेड्स का इनकम होगा ना। पांचों को जोड़ के टैक्स देना है, पता है क्या आपको? पांचों को प्लस करके, जब पांचों को प्लस करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। नोट नंबर 7 आ रहा है ना बेटा, आप हेडिंग दे देना, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। दो कंसेप्ट सीखेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। इज इट ओके? तो सुनो, पांचों हेड्स का नाम बताओ आप लोग, पांचों हेड्स का नाम बताओ। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आ गया, और बोलो। फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी आ गया, और बोलो। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ये भी आ गया, और बोलो। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये भी आ गया, बोलो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये भी आ गया, बोलो। ये पांचों को जोड़ लेंगे, दिस इज योर टोटल इनकम। लेकिन इस पे टैक्स नहीं देना है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। जीटीआई पांचों हेड्स को, जो आपका पहला क्वेश्चन आता है टैक्स के पेपर में ना, पूरा सब मिला के आता है। इसलिए टैक्स का पेपर पढ़ते समय तो आसान रहता है, एग्जाम में थोड़ा सा टफ होता है, बहुत प्रैक्टिस करना होता है। पूरा टैक्स का सिलेबस मिला के पहला क्वेश्चन होता है, सिलेबस मिला के। और सब चैप्टर में सिलेबस वाइज नहीं होता है, चैप्टर वाइज होता है। बट इसमें क्या होता है, कॉमन सेंस का बात है, वो उपाय भी नहीं है ना। अभी निशान का टैक्स निकालना है, तो निशान का पांचों है तो पांचों ही तो आ जाएगा ना। अब तो, और जो क्वेश्चन बनता है वो आर्टिफिशियल क्वेश्चन नहीं बनता है, रियल लाइफ क्वेश्चन बनता है। तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनाता है तो अपना क्लाइंट का फाइल लिख देगा यहाँ पे। इसीलिए टैक्स का पेपर पढ़ते समय तो आसान ही रहता है, सोल्व करते समय आप देखो इंडिया का बाकी टॉपर्स को बाकी के पेपर में 90s 100 मिलता है और टैक्स में 80s क्यों मिलता है? क्योंकि डिफरेंस तो यही है, क्योंकि ये जो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट पेपर बनाते हैं और अपना क्लाइंट का ही फाइल को क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो हर एक क्लाइंट का केसेस तो डिफरेंट ही रहता है ना, तो फिर इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसीलिए ना आपको बहुत टैक्स अच्छी तरह से फेस टू फेस आके, क्लास में आके, आप बीमार भी रहो तो भी क्लास में आके टैक्स का क्लास नहीं छोड़ना। अकाउंट्स का कभी छूट गया तो अलग बात है, वो भी मत करना, नहीं तो एक बार आदत गंदा लगता है ना, आदत पे लत हो जाता है। फिर देखो हम लोग एक दो स्टूडेंट तो फेस टू फेस का फी दे के घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो गड़बड़ी ये सब। बट टैक्स का क्लास मत छोड़ना, आप लोग को रटना पड़ेगा, आपको सब कुछ मेमोराइज्ड, समझा ना। तो ये पांचों आपको जानना पड़ेगा। तो सर ये मेरा टोटल इनकम है, इस पे टैक्स देंगे क्या? नहीं देंगे। तो पहले पहला टर्म आज के क्लास का जीटीआई। तो जीटीआई इज द समेशन ऑफ 5 हेड्स, पांचों हेड्स का इनकम को प्लस कर दो, ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आया क्या? सपोज ये आ गया 40 lakhs,
आपको 40 लाख पे टैक्स नहीं देना है, गवर्नमेंट से कुछ डिडक्शंस मिलता है आपको, डिडक्शन सेक्शन है अंडर सेक्शन 80C से 80U आगे मिलेगा, या चैप्टर भी बोलते हैं, चैप्टर 6A में कुछ डिडक्शंस मिलता है, मैं अभी बताऊंगा क्या डिडक्शंस मिलता है। और ये क्लोज, खत्म, इनकम का काम खत्म, इस पे टैक्स निकालना है। अब हम लोग आगे चलकर टैक्स का बात करेंगे, यही है इनकम का पार्ट, इसको बोलते हैं टोटल इनकम बोल दीजिए या टैक्सेबल इनकम बोल दीजिए, आपकी मर्जी। इज इट ओके? सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट इंडिविजुअल इनकम। पहले सैलरी का इनकम निकालोगे, जिस तरह से नोट 1 में बताया था 6.1, फिर एक नोट 2 में जाके एचपी का इनकम, नोट 3 में जाके पीजीवीपी, नोट 4 में जाके सीजी, नोट 5 में जाके अदर सोर्सेज, सबको प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। इज इट ओके? आपने 40 लाख रुपया कमाया है, मोदी जी उस पर टैक्स नहीं लेंगे। मोदी जी चाहते हैं कि कुछ आप अच्छा अच्छा काम करो, कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो, सो डैट देश का भी भलाई हो और आपका भलाई क्या होगा? डिडक्शंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिडक्शंस। तो इससे ये डिडक्शन माइनस कर देंगे तो आपका इनकम कम जाएगा, तो आपको टैक्स भी कम देना है। इस पे आपको ना बहुत अच्छा से कंसल्टेंसी करना होता है, अपने क्लाइंट को बताना होता है कि आपका इनकम है, आप इसको ऐसे ऐसे इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर आपका तो टैक्सेबल इनकम कम जाएगा, टैक्स सेविंग्स होगा, टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। ये आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई मीन टैक्स कंसल्टेंट करेंगे वंस यू आर डन विथ डिडक्शन चैप्टर, नॉट नाउ। तो आप लोग को अभी मैं डिडक्शंस पे ले चलूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग दो नया टर्म सिखाना चाह रहा हूँ, जीटीआई और टोटल इनकम। इज इट कूल? जीटीआई इज द समेशन ऑफ 5 हेड्स। सर इसके पास इतना प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी बेचा नहीं, तो प्रॉपर्टी नहीं बेचा तो कोई बात नहीं, तो इसके जीटीआई में 4 ही हेड्स आ जाएगा। कितना बेटा? 4 ही हेड्स। सर ये ना नौकरी नहीं करता, सर ये नौकरी नहीं करता, तो फिर इसके जीटीआई में 3 ही आइटम रहेगा। समझ में आया? सर ये घर भी भाड़ा पे नहीं देता है, बहुत अमीर है, तो पीजीवीपी अदर सोर्सेज। डन। सर वो कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता है, सिर्फ अपना ऑफिस खोल के रखा है, तो पीजीवीपी। ऐसा नहीं कि पांचों होना चाहिए। इज इट कूल? समझ में आ गया सबको? यस। तो मैं समझू मेरे प्यारे प्यारे फ्यूचर टैक्स कंसल्टेंट को, 2 टर्म समझ में आया? क्या क्या 2 टर्म? जीटीआई एंड टोटल इनकम। जीटीआई क्या है? समेशन ऑफ 5 हेड्स, और टोटल इनकम से चैप्टर 6A का डिडक्शंस, वो अभी हमारा नेक्स्ट नोट पे आने वाला है, वो दे देंगे। तो क्या बन गया? टैक्सेबल इनकम। और फिर इसके बाद टैक्स कैलकुलेशन, फिर इसके बाद इनकम तो बेटा, इनकम तो यहाँ पे तभी आएगा माइनस करके, ऐसे हिम्मत ही नहीं आने का। और एचपी में भी रेंट नहीं आएगा, याद है कल बोला था, यहाँ पे क्या आएगा? इनकम 30% माइनस करके, सब कुछ में इनकम पार्ट आएगा। और बोलो, ठीक है। लेकिन पता है इंसिडेंस मेरा चैप्टर होगा बेसिक्स के बाद, 3rd चैप्टर, उसमें रेंट रिसीव लिखा रहेगा। क्या? रेंट रिसीव। और मैं टेस्ट में भी डालने वाला हूँ, आप में से कितना लोग मोए मोए करेगा, उस सेम आंसर को ही डाल देगा, तो सर फोड़ दूंगा। रेंट रिसीव डालोगे क्या? 30% माइनस करके। और तो गजब ये भी होगा, मैं लिख दूंगा इनकम फ्रॉम एचपी, और बाबू लोग और 30% माइनस कर देंगे, मजा आने वाला है। ये गलती आप लोग करने वाले हो, तो मेरे को दुख नहीं होता है, मेरे को अभी पता है करोगे। तो थोड़ा सा जो मेरी बात को समझ लिया, क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे तो नहीं बैठे हैं, तो ये 2 जगह आप गलती करोगे। तो घर में रिवीजन पे ना बोलना गुप्ता जी बोला है तो होगा ही होगा, क्योंकि गुप्ता जी उसको भी पढ़ाया जिसको 83 मिला है, गुप्ता जी उसको भी पढ़ाया जिसको 77 मिला है, तो अब आपको तो कुछ भी नहीं मिला, 0 ही अभी तो फिर आपको ध्यान देना है। ठीक है बेटा बड़े, क्या आप इसको लिखोगे? लिखो। इस पे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, फिर डिडक्शंस। हेडिंग लगाया क्या? जीटीआई और टोटल इनकम, जीटीआई एंड टोटल इनकम।
इज इट ओके? इस पे मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, फिर डिडक्शंस पे चर्चा करेंगे। हमेशा टोटल इनकम के पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे टैक्स कंसल्टेंट को? जीटीआई। क्या जीटीआई पे टैक्स देना है क्या? नहीं, बस ध्यान रखना। सो लिखेंगे कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर निशांत। Calculate total income of Mr. Nishant for assessment year 25-26. For assessment year 25-26. Salary income, ध्यान रखना, salary income 4 lakh, PGBP 20 lakhs, other sources 1 lakh, capital gain पता नहीं, PGBP 20 lakhs, और क्या बोला? अदर सोर्सेज 1 lakh, कैपिटल गेन 2 lakhs, और क्या बचा? हाउस प्रॉपर्टी 3 lakhs, चैप्टर 6A डिडक्शन, चैप्टर 6A का डिडक्शन 70,000। डन? ठीक है, अब आपको ना हेडिंग लिखना सीखना है। क्या पूछा है पेपर सेटर ने? टोटल इनकम ऑफ निशान फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। देखो प्रीवियस ईयर नहीं लिखा रहेगा, असेसमेंट ईयर। तो हेडिंग में यही लिखेंगे मेरे साथ साथ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर निशांत फॉर असेसमेंट ईयर। क्या था असेसमेंट ईयर? 25-26 ऐसे लिखना चाहिए। डन? 2 घर होता है, एक पर्टिकुलर्स का, एक अमाउंट का। कोई फॉर्मेट नहीं है इसका टैक्स में, ऐसे नॉर्मल स्टेटमेंट बनता है, अकाउंट्स के तरह नहीं है। डन? अमाउंट रुपीस। तो बताइए सीरियल ऑर्डर में हेड्स का नाम लिखना, उल्टा पुल्टा नहीं करना होता है, जिस तरह से आपको पढ़ाया वो इसी तरह से सेक्शन है। तो पहला क्या है? चलिए खुद करो, सूख जाएंगे, आप खुद करो। सैलरी इनकम कितना है? 4 लाख। और हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख। और बोलो बेटा। इनकम आ गया इनकम। हाँ इनकम लिखा है, तो क्या लिखा है? सब इनकम, इनकम फ्रॉम एचपी, सब इनकम फ्रॉम सैलरी। अरे क्वेश्चन में सब इनकम दिया अभी भैया, अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके साथ, समझा क्या? वो तो थोड़ा सा बनो आगे तब। सब इनकम, ठीक है? अरे सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, उसके बाद क्या है? पीजीबीपी का इनकम 20 lakhs, कैपिटल गेन 2 lakhs, और अदर सोर्सेज 1 lakh। पांचों को जोड़िए, पांचों को जोड़ के क्या नाम दिया गया है? ग्रॉस टोटल इनकम कितना? 30 lakhs। इज इट ओके? लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर रोमन 6A कितना? 70,000। एंड दिस इज योर टोटल या टैक्सेबल इनकम 29,30,000 टोटल या टैक्सेबल इनकम। इज इट ओके?
29,30,000। एक अच्छा सा बात बताने जा रहा हूँ इसके बारे में, एक छोटा सा बच्चा वाला बात। यहाँ तक हो गया। हम लोग अभी नेक्स्ट नोट पे डिडक्शंस पे बातें करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको राउंड अप को लेकर एक चक्कर है। सुनो ना, ये टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम को राउंडेड करना होता है, राउंडेड ₹10 पे। जैसे कभी डेसिमल नहीं होता था तो डेसिमल 5 या उससे ऊपर रहता है, 5 या उससे ऊपर। बोलो मेरे साथ, उल्टा पुल्टा मत करना। 5 या उससे ऊपर तो 1 प्लस कर देते थे। यस, तो यहाँ भी टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम हमेशा राउंडेड रहेगा ₹10 पे। यानी किसी का इनकम 45,329 आ गया ना, तो लास्ट 2 डिजिट्स देखो, लास्ट है ना 29 है ना, तो ये लास्ट डिजिट 9 है ना बेटा, तो 9 मतलब लास्ट डिजिट 5 या उससे ऊपर होगा ना, तो फिर इधर वाला एक बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, 45,330। 29 है ना, तो 330। इज इट ओके? और अगर इनकम 45324 है तो लास्ट डिजिट को 0 ही रखना है, लास्ट डिजिट को 0 ही रखना है। तो 5 से कम है तो उसको इग्नोर कर देंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, 45320। ठीक है ना? ये काम आएगा जब आप लोग अपने सिलेबस के लास्ट 3 डेज पे रहोगे, 4 डेज पे, वहाँ पे टोटल इनकम का सम करते पूरा सिलेबस को कवर करके। उस दिन तक तो ये बात भूल ही जाओगे आप लोग, छोटा सा बात है, उस दिन फिर याद दिला देंगे। बट इसको कहीं पे लिख कर हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना। तो ये बात अभी भी समझाया जा सकता है, तो बात के लिए नहीं छोड़ा, अभी समझा के रख दिया, बॉक्स में रख देना। टोटल इनकम इज राउंडेड इन नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। Total income is rounded in nearest multiple of ₹10. Total income is rounded in nearest multiple of ₹10. हाइलाइटर से हाईलाइट करना। और ये हम हमें एग्जाम ओरिएंटेड बात हो गया, बहुत छोटा सा बात है तो आगे कवर नहीं करेंगे, बुक में आएगा तो टिक मार्क कर देंगे, ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों लिख लेना, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 लिखा बेटा, लिखा। अगर हमारा इनकम आया, टोटल इनकम, टोटल को करना है हाँ बेटा, इंडिविजुअल को नहीं करना, टोटल। अगर टोटल इनकम 45329 आया तो आंसर में क्या लिखेंगे, 45330 राउंडेड करके लिख देंगे, राउंडेड। लास्ट वाला डिजिट्स 0 होना पड़ेगा, समझ में आया क्या? लास्ट बेंच, तो लास्ट वाला डिजिट्स हमेशा 0 रहेगा। अगर 5 या उससे ऊपर है तो उसके पहले वाला बढ़ जाएगा। इज इट कूल? सो ये दो एग्जाम, ये तो क्लास 2 में सीखता है, नहीं सीखता है क्या राउंडिंग करना? देखो मैं भी यहाँ सिखाता हूँ बच्चा के तरह, टिंग टिंग टिंग, कॉपी कर लो। अरे ये भी करो ना, कर लिया दोनों? यस। तो अब हमारा ये टॉपिक खत्म। अब चलते हैं डिडक्शन पे हम लोग। क्या है डिडक्शन, क्यों दिया जाता है? नोट नंबर कौन सा होगा बेटा? 7 हो गया था ना? नोट नंबर 8 ना? 8। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, या क्या बोलते हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर 6A। यस, ये डिडक्शंस क्या होता है सुनो। ये डिडक्शंस आया है आपका टैक्स बचाने के लिए, प्रशांत का टैक्स बचाने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या कहना है सुनो। इसका लॉजिक सुनो। गवर्नमेंट का कहना है कि जब आप लोग इनकम करते हो ना, बहुत कमाते हो ना, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, अपना बीवी बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से
फ़ायदा क्या होता है पॉलिसी होल्डर का? पॉलिसी होल्डर से 20 साल का पॉलिसी है तो 20 साल बाद वो बुढ़ा हो जाएगा, उसके पास कमाई का कोई सोर्सेज नहीं रहेगा, तो इंश्योरेंस से पैसा आ जाएगा, तो उनका फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगा। तो लोगों का फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगा तो इंडिया भी डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, पॉलिसी होल्डर का डेथ हो गया, तो उनके घर में सपोज वाइफ बच्चे हैं, उनको बहुत डिस्टरबेंस आ जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, टेंशन रहता है। तो गवर्नमेंट का सोच है कि ऐसा किसी के घर में ना होए, इसलिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। ठीक है, तो फायदा जो पॉलिसी होल्डर लेता है उनके घर वाले का फायदा है, और ये काम अच्छा है। इसको इंकरेजमेंट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप जितना प्रीमियम भरोगे ना, उतना आपका इनकम से माइनस कर देंगे। तो आपको तो दोनों हाथ में लड्डू, आज प्रीमियम भरोगे तो आपका टैक्स कम जाएगा, और बाद में पॉलिसी का पैसा भी आपको ही मिलेगा, तो आपके दोनों हाथ में लड्डू। तो दोनों हाथ में लड्डू होगा तो लड्डू खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बोलो भाई। एक हाथ में लड्डू हो तो सोचेंगे भाई दूसरा भी दे दो, अभी तो प्रशांत दोनों हाथ में लड्डू है, तो आप पॉलिसी लेंगे। इससे लोग इनकरेज होते हैं कि पॉलिसी प्रीमियम भरो, आज तो टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है और आगे चलकर मैच्योरिटी पे पैसा भी मिलेगा। इज इट ओके? तो आप सोचोगे इससे सरकार का क्या फायदा? सरकार का एक फायदा कि फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगा, तो इंडिया डिस्टर्ब नहीं होगा, तो देश डिस्टर्ब नहीं है, तो फिर ठीक है। और दूसरा कि हम लोग सब दौड़ दौड़ के इंश्योरेंस वाले के पास जाएंगे, तो इंश्योरेंस का बिजनेस में भी तो बूम आएगा, तो दोनों साइड से चलता है टैक्स में जो भी बेनिफिट है, तो उधर सरकार का भी फायदा, देश का भी फायदा, आपका भी फायदा। तो ये सेक्शन 80C में रखा गया है। 80C में बहुत आइटम रखा गया है, 2 आइटम सिर्फ आपको बता देते हैं। एक तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जो आपको पता है वो बताते हैं। और दूसरा, आपके स्कूल कॉलेज का ट्यूशन फी, प्रेरणा का नहीं, आपके स्कूल कॉलेज का ट्यूशन फी भी आपके पेरेंट्स पे करते, वो भी डिडक्शन मिलता है 80C में। देखो ये सब पढ़ के कितना रियल लाइफ पे यूज है, आप लोग ये सब अपने लाइफ में यूज करोगे। बस 1 साल अच्छा से संभाल लो, 1 साल नहीं एग्जाम तक, उसके बाद तो पूरा हाफ टैक्स कंसल्टेंट बन जाएंगे। उधर हाफ गर्लफ्रेंड थी तो यहाँ पे हाफ टैक्स कंसल्टेंट बन जाओगे। ओके चलो कोई बात नहीं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और दूसरा ट्यूशन फी। क्या बेटा? ट्यूशन फी छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक ही याद रखो। बहुत आइटम है, एक आइटम याद रखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पॉलिसी प्रीमियम, एक ही बात। और भी बहुत है, वो अभी नहीं, उसका करो डिडक्शन चैप्टर का मेरे यार, बुक नंबर 3 यार। अभी मेरा 4-5 दिन में आएगा रिवीजन मे के लिए, यूट्यूब पे, वहां पे जाके देख लेना। बस ये 80C डन। बहुत है। डी फॉर डॉक्टर होता है क्या? डी फॉर डॉक्टर, तो डॉक्टर का सेक्शन भी है। डॉक्टर का सेक्शन क्या नियम है, मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस तो अलग है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल पॉलिसी, चलो नाम सुना मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस। ओके, मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से क्या फायदा है सुनो। मेडिक्लेम पॉलिसी मैंने अपना कर दिया क्या? हाँ कर दिया, मेरे 11 तारीख को था, 11 तारीख को डेट था, मैसेज आज 1 महीना पहले से रिमाइंडर आने लगा, कर लिया, आज 13 हो गया। मैंने प्रीमियम भरा 37,000 समथिंग का, मैं, मेरी वाइफ, चुन्नू मुन्नू, चल गोरी चुन्नू मुन्नू, 4 का 37,000 या ऐसा कुछ था, और उसका कवरेज है 10 लाख रुपया। तो 1 साल 11 मार्च से लेकर मतलब 10th मार्च नेक्स्ट ईयर तक ना बेटा, 2026 तक, कुछ भी हम लोग हॉस्पिटलाइज होएंगे तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा इंश्योरेंस दे देगा। प्रे करना कि ना होए, ठीक है? सारा खर्चा कौन दे देगा?
इंश्योरेंस। तो मेडिक्लेम अगर सर नहीं हुए तो वो पॉलिसी खत्म हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो लास्ट 1 साल में हम लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हुए भगवान जी के आशीर्वाद से। तो फिर कभी कभी मेरा मन करता है यार मेरा तो लास्ट ईयर का प्रीमियम ऐसे गया, 37,000 दिया था, हॉस्पिटल भी गया नहीं, मेरा तो प्रीमियम का पैसा गया। ऐसा मत सोचना करना, एक बार हॉस्पिटल चला जाएगा तो 4-5 लाख रुपया खर्चा रहेगा, ठीक है ना। तो फिर मेडिक्लेम कवर कर देगा, इसलिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहिए। सपोज कोई भी फैमिली से 5, 6, 7, 8, 10 लाख रुपया एक बार में हॉस्पिटल में खर्चा करने से तो घर का फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होगा क्या? मतलब अभी तो मेरे पास बहुत पैसा नहीं, मतलब आप लोग का सॉरी पर आप लोग पैसा देते चल जाता है, अब इतने बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर वैसे प्रॉब्लम हो जाएगा। और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत, आपको तो पता है ना कि बीमारी के कारण तो पूरा परिवार का कंडीशन खराब हो जाता है। तो गवर्नमेंट का सोच है कि कोई बीमार पड़ जाता है तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब, फाइनेंशियल कंडीशन खराब, तो ये भारतवासी ना पॉलिसी ले, समझा। बट ये भारतवासी कंजूस है, लास्ट ईयर लिया था पॉलिसी, कुछ भी नहीं हुआ, गया मेरा पैसा, ऐसे बोलता है। अरे कुछ भी नहीं हुआ, बीमारी नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं है, मेरा पॉलिसी का पैसा ऐसे गया। तो सरकार को पता है कि ये जो भारतवासी ना बड़े डैश है, तो हमें क्या कहा गया, आप जो प्रीमियम भरोगे वो 80D में डिडक्शन दे देंगे, प्रीमियम जो भरेंगे 80D में डिडक्शन दे देंगे। अब तो एक बार हमने प्रीमियम भरा, हॉस्पिटलाइज नहीं भी हुए, पैसा इंश्योरेंस से नहीं आया, बट जितना प्रीमियम भरे मेरा इनकम कम गया तो टैक्स में सेविंग, तो हमें ललचा रहा है। फायदा हमारी है ना गवर्नमेंट का है, हमारा ही है फायदा, बट हम लोग तो कंजूस है। अरे 2 साल में एक बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, 2 साल का प्रीमियम का पैसा गया ऐसे, हम तो इस बार नहीं करेंगे, इस साल मोए हो गया, लग गया 4, 5, 10 लाख रुपया। सर इस 2 साल किया था हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, इस साल छोड़ा हॉस्पिटलाइज हो गया, सर पढ़ने लगोगे, तो उसलिए ऐसा मत करो, ठीक है। तो आप पॉलिसी ले लो और हम आपको डिडक्शन दे देंगे, क्या दे देंगे, तो ये 80D, ठीक है। सर इसमें तो हमारे दोनों हाथ में लड्डू, आज प्रीमियम भरा, आज टन से हमारा इनकम कम गया और बाद में कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो इंश्योरेंस कवर रहेगा, ठीक है, तो उधर से हो जाएगा, ठीक है ना। और फायदा देखा, गवर्नमेंट का फायदा क्या है पता है, गवर्नमेंट का एक फायदा कि ये भारतवासी लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी बिकेगा, मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ेगा, अंबानी अदानी आएंगे, पूरा इंडिया का इंश्योरेंस करेंगे, उन लोग अमीर बनेंगे, बोलो भाई, तो बिजनेस का ग्रोथ होगा, तो दोनों साइड से, ओके। इसका अभी भुगते, लास्ट इसी 13 या 14 तारीख को मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हुए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा उसमें, तो जब इंजेक्शन देने का बात था ना, बहुत कॉस्टली था वो, 50,000 से भी ज़्यादा का एक दिन का इंजेक्शन का कॉस्ट था, हमारे लिए कॉस्टली है मतलब। तो जैसे वो लिखा ना, वो एक ही बात पूछा डॉक्टर मेरे से, इंश्योरेंस तो, उनको पता था कि मैं कौन हूँ, तो वो तो बोले इंश्योरेंस तो होगा, तो मैं अपना सर फोड़ा, इंश्योरेंस नहीं, पापा का नहीं है, ठीक है बेटा, किसका, पापा यहाँ नहीं रहते तो मैंने कराया नहीं। और मैं हमेशा तुम लोग को पढ़ाता हूं कि इंश्योरेंस अपना भी करना चाहिए, मॉम पॉप का भी करना चाहिए, इधर बैठ के हमेशा पढ़ाता हूं, साल में 2 बार, और साम्स भी कराता हूं। कभी अपने रियल लाइफ पे झांक के नहीं देखा, नहीं तो कितना 5 to 7 लाख रुपीस का अभी ट्रीटमेंट में खर्चा हुआ, तो वो खर्चा ही नहीं लगता। वो बस लिखते समय, इंजेक्शन लिखते समय पूछेगा ना, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, तो एक ही वर्ड पूछा, सर आपका तो इंश्योरेंस हो गई, हमने मेरा तो है, मम्मी पापा का नहीं कराए थे, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ रहते नहीं, मतलब मार्गेटा रहते। तो ठंड से मेरे को, मैं साल में 2 बार चिल्लाता हूँ, इसमें इतना चिल्लाता हूँ कि अपना भी करो, माई बाबूजी का भी कराओ, और मैं खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। तो चलो वो केस था। अब देखना जब मेडिक्लेम पढ़ाएंगे उस दिन भी मैं ये रोना रोऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो आज ही तो है ना 13 ना,
तो लास्ट मंथ इसी समय तो था 13-14 तारीख को ही पापा हॉस्पिटलाइज हुए थे। नहीं कराया, अब बहुत एज हो गया पापा का, 70+ है। अभी भी हम सोचा है कराने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो हम सोच लेंगे। लेकिन तुम लोग तो जरूर से कराना, ये अभी अभी लेटेस्ट है। टैक्स वाला सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, रियल लाइफ में झलकता है, दिखता है। ओके तो चलो, अरे कहाँ हम लोग बात करने चले गए। टैक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, बात करने चलो इतना सारा बात है, और बकवास नहीं, ये सब काम की बात है। देखो ये बच्चा मेरे को सिखा दिया, बोले सर अब तो शिक्षा लो, अब तो करो, इसको आगे क्या होगा वो भी पता नहीं, लेकिन ATD सिखा रहा है मेरे को। यही टैक्स कंसल्टेंट बनोगे, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आज बहुत सिखा रहे हैं बच्चा, लगता है टैक्स इसको अच्छा लगता है। सो डी फॉर मेडिक्लेम, ये सब याद नहीं रखना आप लोगों को, मैं बता रहा हूं कि ये क्या है। चैप्टर से एक चैप्टर है 10-20 पेजेस का। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ई फॉर एजुकेशन, ठीक है। ऐसे देखा जाता है कि भारत में क्लास 12 तक तो स्कूल में फ्री एजुकेशन मिल जाता है। गरीब घर के बच्चों पढ़ना चाहे तो 12 तक स्कूल तक फ्री एजुकेशन मिलता है। बट गरीब घर का बच्चा 12 के बाद कोई हायर एजुकेशन फ्री में नहीं होता है, सबको नहीं होता है, वो मेरिट बेसिस पे होता है। तो गरीब घर का बच्चा अपने गरीब घर का मतलब गरीब परिवार अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दिला पाते आफ्टर 12, क्योंकि वो फ्री नहीं होता है। तो बच्चा काम पे लग जाता है, और बच्चा टैलेंटेड रहता है तो भी डैश हो जाता है। इससे ह्यूमन रिसोर्सेज, आप लोग इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो उसमें गुड ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं बनेगा। 12 पढ़ के छोड़ देगा तो कितना अच्छा बनेगा, BCom MCom कर लो, ये सब कुछ पढ़ाई कर लो अच्छा, तो फिर बहुत अच्छा गुड ह्यूमन रिसोर्सेज बनेंगे। तो भारत सरकार का सिस्टम है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लीजिए। क्या लीजिए? लोन। एजुकेशन के लिए लोन नहीं लेंगे, लोन पे क्या लगता है? इंटरेस्ट। लो, इंटरेस्ट जो दोगे अपने इनकम से माइनस कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ATE। और एक दो बता देते, ATG, ये होते हैं ना कि बेटा ये सब तो अपने लिए था। अब गांव के लिए, G फॉर गांव, G फॉर गांव, गांव के लिए वो आप बहुत कमाए, बहुत अच्छा बहुत कमाए, तो आपका फर्ज होता है ना गांव में थोड़ा सा अच्छा काम करे, अच्छे अच्छे जगह डोनेशन दे, कोई ट्रस्ट पे, कोई NGO पे जो अच्छा काम करता है 1 लाख रुपया दे दे, 2 लाख रुपया दे दे। कोई PM केयर फंड, कोविड के समय मोदी जी आ जाते हैं, PM केयर फंड में पैसा दीजिए, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दीजिए, आता है ना ये सब। तो आप अपना कमाई का कुछ पोर्शन अच्छे अच्छे जगह पे डोनेशन दोगे तो देश के लिए तो कर रहे हो ना। तो आप देश के लिए करोगे तो देश भी तो आपको देखेगा कि नहीं देखेगा? कौन सा सेक्शन में देखेगा? ATG। तो आपने डोनेशन दिया है, क्या दिया है? डोनेशन अच्छे अच्छे जगह पे, इधर उधर चौराहे पे देने से नहीं होता है। तो फिर आपको ATG में डिडक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? और ATGGB GGC, GGB, B मतलब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बाद कौन? C मतलब कांग्रेस। आप भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दो, और भारतीय जनता पार्टी तो कानून बनाती है कि नहीं, तो आपको ATGGB में डिडक्शन दे देंगे। ठीक है सर, ऐसा थोड़ा ना बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता, ये बीजेपी ने बनाया था। किसने? उसलिए ATGGB, मजाक कर रहे हैं, बनाया था बीजेपी ने। B स्टैंड फॉर बीजेपी नहीं है, B तो आपको समझाने के लिए। तो बी में क्या लिखा है? कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगा। कौन? कंपनी। आपको तो पता ही न्यूज में आता है, बीजेपी तो अमीरों के साथ है, कॉर्पोरेट लोगों के साथ है, अंबानी के साथ है, अदानी के साथ है। तो अंबानी अदानी करोड़ों करोड़ों रुपए बीजेपी को देगा, तो उनको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो अंबानी अदानी को डिडक्शन मिलेगा
GGB में। निशांत तुशांत लिमिटेड ने भी बीजेपी को डोनेशन दिया, AGP को दिया, कांग्रेस को दिया, डैश डैश पार्टी को दिया, तो भी डिडक्शन मिलेगा ATGGB में। ये सेक्शन बनाया था किसने? बीजेपी ने। तो नेक्स्ट टाइम कांग्रेस बोलता है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। आम आदमी, मैंगो पीपल भी तो डोनेशन देगा, आरजी भी तो डोनेशन देना चाहता है, सानिया भी तो डोनेशन देना चाहती है। बताओ, तो उसके लिए तो बीजेपी सोचा नहीं, बीजेपी तो अमीरों के लिए, कांग्रेस आम आदमी के। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट कांग्रेस का आया, लो बेटा मैं सी डाल दिया ATGGC। तो अदर देन कंपनी ने डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी को, तो ATGGC। देखो तो हम लोग कितना सेक्शन 18-19 टॉपिक्स है, उसमें C के अंदर 3 है, D के अंदर 3 है और G के अंदर भी ऐसा है। तो करीबन 10 टॉपिक हम लोग तो सेक्शन ही याद कर लिए, चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। तो और एक पॉइंट पढ़ना है, ये सब डिडक्शंस है। क्या बेटा? डिडक्शंस। तो ATC याद रखना, सब भूल जाना। ATC लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि हर एक आदमी का इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, आपके पेरेंट्स भी तो करते हैं ना इंश्योरेंस पॉलिसी, सबका ही होता है। तो ये ना आपका इंडिविजुअल क्लाइंट, वो भी इंटर में पता है ना इंडिविजुअल ही है, इंटर में पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी नहीं है, फाइनल्स में। यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल का, एक इंसान का ही इनकम निकालना सीखना है, कंपनी का पढ़ाई नहीं है, पार्टनरशिप का भी पढ़ाई नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल में प्रशांत का, गौरव का, निशान का, सानिया का, आरती का। बोलेगा प्रशांत लिमिटेड का टैक्स निकालो, मैं बोलूँगा नहीं आता है। क्यों नहीं आता? हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप तो कब करोगे? फाइनल में करेंगे। ठीक है, करो इंतजार, किसी और के साथ पढ़ लेना मेरे याद। तो ओनली इंडिविजुअल, तो हर एक इंडिविजुअल का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। क्या होता है बेटा? इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एक याद रखना, और एक बताता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ रहा है? दिस आर डिडक्शंस। ये डिडक्शंस पे दोनों साइड फायदा है ना, आपका भी फायदा है, गवर्नमेंट का या समाज का भी फायदा है। नहीं, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, लाइफ इंश्योरेंस का भी है, प्राइवेट बहुत है ना, अरे नाम बताओ ना, टाटा, एक्सिस, किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस सब, LIC से भी ले लो, किसी से भी ले लो। बढ़े आगे। यस, इतने सारे डिडक्शंस। एक और बोलना जरूरी है, वो भी आता है, ATTTA, टाटा करना लास्ट। हाँ, डिडक्शंस को टाटा करेंगे, टाटा। ये ना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, ये सबका होता है। बैंक पे खाता होता है ना, पासबुक होता है ना बैंक पे, बैंक पोस्ट ऑफिस में भी होता है, बैंक पे जो सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है ना, उसका भी ATTTA में डिडक्शंस मिलता है, और मैक्सिमम 10,000। हमारा सेकेंड चैप्टर से ये मिलने लगेगा। तो ये 2 पॉइंट को हम लोग लिख के रख लेंगे, एक ATC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और ATTTA इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, तो अदर सोर्सेज में प्लस हो जाएगा, जोड़े थे ना प्लस, अदर सोर्स में ऊपर प्लस किए थे ना, और फिर बाद में डिडक्शंस मिल जाएगा कितना तक? 10,000। और ATTTB भी है बुजुर्ग लोगों के लिए, इंटरेस्ट जवान लोगों के लिए कम डिडक्शन है, और बुजुर्ग लोग, आरजी 60 साल का हो गया, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट से तो खाएगा ना, बोलो भाई, तो आरजी के लिए 50,000 तक का डिडक्शन हो जाएगा बुजुर्ग लोगों के लिए। बुजुर्ग लोग कौन होते हैं? कल पढ़ाएंगे। जो 60 ईयर्स हो गया उनको बोलते हैं बुजुर्ग लोग। और सेक्शन भी कितना अच्छा से बनाया, ATTTA मतलब एडल्ट पर्सन के लिए, हम लोग के लिए, और ATTTB बुढ़े लोगों के लिए, बुजुर्ग नहीं, बुढ़े लोगों के लिए। बुढ़े लोग कौन होते? 60। सेक्शन याद करना भी मजा है, और जितना सेक्शन में याद कराऊंगा आपको कोशिश करना है। तो ये था हमारा डिडक्शंस का टॉपिक। डिडक्शंस आया है कुछ ले जाने के लिए, न कुछ बचाने के लिए। बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए?
टैक्स। कैसे टैक्स बचेगा? टोटल इनकम कम जाएगा तो टैक्स भी कमेगा। डन। अब सुनो, इतने सारे सेक्शंस है सर। लास्ट बैच में अभी पढ़ाया था 18 से 22 नोट्स। मैं तो एक एक पॉइंट्स लिखाता हूँ, पूरा किताब कॉपी में लिखाता हूँ। तो वहां पे इतने, और टैक्स बताया था ना, भारत में 2 टैक्स का सिस्टम चल रहा है अभी। एक नॉर्मल जो पुराने जमाने का है। इतने सारे सेक्शन, डिफॉल्ट में आओगे ना, ये खत्म। रुको भाई, कहाँ चला गया? हाँ ठीक है ना, ये खत्म, ये खत्म, ये सेक्शन ही नहीं है। सिर्फ 3 ही डिडक्शन है, सिर्फ 3 सेक्शन पे डिडक्शन। ये खत्म, ये चैप्टर ही खल्लास, जाके फाड़ के फेंक दो। डिफॉल्ट स्कीम में ये सब नहीं है, कोई डिडक्शंस नहीं, ओनली 3 है बस। तो जब आप लोग कोई अपने क्लाइंट का काम करोगे दोनों स्टाइल से, तो डिफॉल्ट पे जाओगे ना तो बहुत छोटा हो जाएगा सॉल्यूशन। बहुत सारा, देखो एकदम पूरा सेक्शन ही खत्म। 18 to 22 नोट्स है, उसमें से 3-4 ही नोट्स रहेगा, बाकी का खत्म। नो डिडक्शंस, ओनली 3 सेक्शन में डिडक्शंस है। वो अभी सेक्शन का नाम मैंने लिया नहीं, उसने बोल के फायदा नहीं, बस खत्म, इतना ही। सो डिफॉल्ट सिस्टम आया, नया सिस्टम टू टैक्स को इजी और छोटा बनाने के लिए, समझा ना बेटा? तो सारा सेक्शन से हट गया तो छोटा हो गया। तो जब हम लोग कल टैक्स रेट करेंगे ना, तो पहले डिस्काउंटेड वाला टैक्स रेट करेंगे, मतलब डिफॉल्ट वाला, फिर नॉर्मल वाला भी करेंगे। हम लोग नॉर्मल पे हमेशा बात करते रहेंगे क्योंकि नॉर्मल ही बड़ा है और डिफॉल्ट तो क्या है, छोटा है। देखो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर 1 घंटा में खत्म हो जाएगा अगर डिफॉल्ट आ गया तो, और 4 दिन लगता है ये है तो आप लोग को चैम्प बनना है, इसका उपाय नहीं। तो ये सब हट जाएगा, कुछ नहीं आएगा। नोट नंबर या डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, और लिख लिया क्या? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A is allowed from GTI, 2 लाइन। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A is allowed from GTI। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ब्रैकेट में 80 सेक्शन 80C से 80U is allowed from GTI, from GTI, full stop। फिर नेक्स्ट लाइन लिखना, GTI माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू टोटल इनकम। GTI माइनस डिडक्शन, GTI माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू टोटल या टैक्सेबल इनकम। GTI माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू टोटल या टैक्सेबल इनकम। डन। 2 एग्जाम्पल। सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, देखा? और एक ATTTA, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमम 10,000, मैक्सिमम 10,000। 10,000 में टिक मार्क कर देना, ठीक है? अभी जरूरत नहीं है एक छोटा सा बात लिखने का, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये डिडक्शन दोनों के दोनों डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट स्कीम में 80C भी नहीं मिलेगा, 80TTA भी नहीं मिलेगा। कौन सा स्कीम में मिलेगा? नॉर्मल स्कीम में। ऐसे लिख के रख देना, नॉट अलाउड अंडर डिफॉल्ट स्कीम, नॉट अलाउड अंडर डिफॉल्ट स्कीम,
not allowed under default scheme. Done? Okay. ये नोट नंबर क्या था बेटा? 8. नोट नंबर 9, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। आप टैक्स वाला पोर्शन के पहले तक कंप्लीट कर देते और एक ही टॉपिक बचेगा टैक्स। पूरा 2-2.5 घंटा टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में टैक्स कैलकुलेशन करेंगे वो लास्ट 3 क्लास ऑफ योर सिलेबस में चाहिए, लास्ट 3 क्लासेस ऑफ योर सिलेबस। तो ये कॉपी आप लोग को लास्ट डे भी लेकर आना पड़ेगा। लास्ट जब क्लास होगा टैक्स कैलकुलेशन बोलेगा यही कॉपी रिवाइज करना, तो नेक्स्ट वाला क्लास एकदम कोई भी एब्सेंट नहीं करना। वो जो पढ़ेंगे वो पूरा थ्रू आउट सिलेबस और लास्ट डे भी चाहिए। सो अभी तो बहुत आसान बेटा, इनकम पे टैक्स लगता है ना बेटा, इनकम पे टैक्स। कुछ कुछ इनकम पे सरकार को टैक्स नहीं लेना है, उसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। बस एग्जेम्प्टेड इनकम मतलब इस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। बहुत सारे इनकम है, सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट में वहाँ पे लिख दिया गया है इन सब इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। एक ही इनकम आपको याद रखना है सेक्शन 10 का, एग्रीकल्चरल इनकम। क्या इनकम? एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। इंडिया में जो एग्रीकल्चरल इनकम होता है उस पे टैक्स नहीं लगता है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल इनकम करोगे तब टैक्स लग जाएगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे बताएंगे कब हमें हिंदुस्तान के इनकम पे टैक्स देना है, कब बाहर के इनकम पे बताएंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। तो एग्जेम्प्टेड इनकम में इतना ही याद रखना है, एग्जेम्प्टेड इनकम मीन्स इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल, जिस पे टैक्स नहीं लगता है, नहीं लगाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। समझा भाई? क्या है, कौन सा इनकम? एग्रीकल्चर इनकम। इस पे टैक्स मारने के लिए पावर भारत के संविधान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया। इस पे टैक्स मारने का पावर भारत संविधान ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया। किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट। जब मेरा पहला क्लास होगा संविधान से बात शुरू होगा, क्योंकि टैक्स कहाँ से बनता है? संविधान से। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पढ़ाई करते करते पार्लियामेंट के थ्रू होते होते फिर यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट डे जब पढ़ेंगे। अभी बस ये ध्यान रखना कि एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया नॉट टैक्सेबल। टैक्स कैलकुलेट करते समय इसको ध्यान में देखते हैं, बट अभी जरूरत नहीं वो जानने के लिए। बट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया निशान का गुवाहाटी आसाम में भी एग्रीकल्चरल है, नेपाल में भी है। तो निशान इंडिया का रेसिडेंट है, बताया जाएगा रेसिडेंट कैसे बनते हैं। तो आपको पूरा वर्ल्ड का इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में, बताएंगे क्यों देना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में रहेगा तो टैक्स फ्री है, लेकिन आउटसाइड इंडिया रहेगा तो टैक्सेबल। बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम का डेफिनेशन में ना लिखा है कि वो जमीन से इनकम होना पड़ेगा, और वो जमीन भारत में होना पड़ेगा, वो जमीन भारत में। ऐसा नहीं कि सर नेपाल में भी तो खेती कर रहे हैं बट जमीन भारत में, क्योंकि उस जमीन पे जो टैक्स वैक्स है ना स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। कौन सा गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। तो नेपाल गवर्नमेंट को मिलेगा तो इंडिया थोड़ा ना छोड़ेगा, आसाम गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है ना बेटा, उसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगा। और भी है एग्जेम्प्टेड इनकम में बातें, लेकिन आज के लिए इतना ही है। एग्जेम्प्टेड इनकम क्या हो गया? इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल। एग्जाम्पल एक ही, क्या बेटा? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, इन इंडिया। एक और अच्छा बात, बहुत अच्छा बात, माइनर, माइनर छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आजकल तो माइनर लोग भी बहुत अमीर हो जाता है, उनके नाम पे फिक्स डिपॉजिट। एक तो टैलेंट शो होता ही है, वो तो अरे नहीं होता क्या? छोटे छोटे बच्चे लोग का शो नहीं होता है क्या? वो तो छोड़ दो, वो तो टैलेंट से ही है। ऐसे ही माइनर का फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, बर्थडे में गिफ्ट दिया फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ऐसे नहीं होता है क्या? बोलो भाई, होता है ना। तो उस फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है ना, वो मम्मी या पापा जिसका इनकम ज़्यादा उसमें आ जाता है। माइनर को टैक्स नहीं देना है, मम्मी या पापा जिसका इनकम ज़्यादा है, उसको बोलते हैं क्लबिंग। हमारा सीक्वेंस में 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर है, मॉडल 1 पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, 9 पॉइंट्स का चैप्टर है क्लबिंग। तो वहाँ पे एक बोला है कि माइनर का इनकम जब मम्मी पापा में प्लस करेंगे ना तो 1500 एग्जेम्प्ट है। कितना बेटा? 1500 एग्जेम्प्ट छोड़ देंगे।
सपोज माइनर को इंटरेस्ट मिला 5,000 का, कितना का, तो मम्मी में या पापा में प्लस होगा तो 5,000 नहीं होगा, 1500 माइनस करो 3,500, तो वो एग्जेम्प्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? एग्जेम्प्ट। ऐसा कुछ कुछ है, बट बड़ा वाला बात एक ही है। क्या बेटा? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट बट आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल। बस, दैट्स इट। नोट नंबर 9, exempted income dash income which is not taxable, income which is not taxable income which is not taxable, for example agriculture income in India एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया नॉट टैक्सेबल। बस उधर स्टार मार्क करके लिख देना, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल। दूसरा को भेजिए, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया इज, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल। डन। एग्जाम्पल, Mr. Nishant, agriculture income in India 5 lakh, agriculture income in India 5 lakh, outside India 3 lakhs, आउटसाइड इंडिया 3 lakhs। आंसर लिखिए आप लोग। क्या लिखे? क्या लिखे? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज इक्वल टू एग्जेम्प्ट और इन नेपाल टैक्सेबल। दैट्स इट। 9 नंबर पॉइंट हो गया। यस। पॉइंट 10, ये सब एक एक वर्ड ना आपके सिलेबस का पार्ट है। जब मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा आप बोलोगे वाह सब टेक्स्ट में सीख लिए। कोई हैवी तो नहीं लग रहा है बेटा? एकदम सिंपल इंग्लिश बातचीत के अंदाज में सिखा रहे हैं, और लिखा लिखा के दिमाग गजनी है ना, भूल जाता है। सुनो ना, आप सेटअप का बात करेंगे। क्लबिंग भी एक था, तो क्लबिंग तो बता ही दिया कि वो छोटा बच्चा का इनकम होता है तो मम्मी या पापा में प्लस हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लबिंग। क्या बोलते हैं? क्लबिंग। तो वो टर्म पे हम लोग नोट्स नहीं लिखेंगे। सेट ऑफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना। सेट ऑफ लॉसेस, इसमें बहुत क्वेश्चंस आता है। चलो अभी क्वेश्चंस के बाद छोड़ दो। क्या क्या किसी आदमी का 2 घर हो सकता है? क्या हो सकता है? जितना मर्जी घर खरीदो, पैसा तुम्हारा, कोई रोक टोक नहीं है। HP1, HP1 से इनकम है 50,000। डन। हाउस प्रॉपर्टी 2 से लॉस हो गया, लॉस हो सकता है, इंटरेस्ट ज्यादा लग गया होगा, लॉस हो गया 30,000। इनकम टैक्स ना बहुत अच्छा है, प्रॉफिट होगा खुशी होगा तो टैक्स लेंगे, लॉस होगा गम होगा तो आपका साथ देंगे। ट्रू फ्रेंड इनकम टैक्स, दूसरी मत कर लेना, ट्रू फ्रेंड। लॉस हुआ ना बेटा, तो आपसे 50,000 पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, सेट ऑफ कर लिया जाता है। क्या बेटा? सेट ऑफ। तो आपका ये 50,000 इनकम, 30,000 लॉस, तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे 50,000 पे टैक्स नहीं लेंगे, दोनों को सेटअप करो। 20,000 पे टैक्स दो, इनकम कितना मानेंगे? 20,000। डन। या आपका PGBP, बहुत सारा बिजनेस हो सकता है क्या? बोलो भाई। PGBP1 10 लाख प्रॉफिट, PGBP बिजनेस 2 -12 लाख लॉस,
हो सकता है ना लॉस? हाँ हाँ भाई, निशान बोल दिया तो मैं खुश हूं, बस दिल से बोलो। तो लॉस कितना हो गया? 2 लाख लॉस हो गया। अभी भी है ना? इनकम टैक्स का दिल और बड़ा है। इनकम टैक्स बोलता है कि आपका बिजनेस से 2 लाख का लॉस। हाँ देखो तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है क्या? हाँ, उससे सेटअप कर लो। किसे कर लो? नहीं, घर नहीं। कैपिटल गेन में इनकम है क्या? हाँ, उससे सेटअप कर लो। नहीं, कैपिटल गेन अदर सोर्सेज में इनकम है क्या? हाँ, उससे सल्टा लो। सैलरी, सैलरी को देखना मत, सैलरी से सेटअप नहीं होता है, नियम है कुछ। तो बस अब इसको क्या करें? लॉस हुआ, इसको नेक्स्ट ईयर, इस साल कोई इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर कोई प्रॉफिट होगा तो फिर उससे क्या कर लो? सेटअप। सर नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर जो इनकम होगा उससे प्रॉफिट सेटअप कर लो। सर नेक्स्ट ईयर भी लॉस है, सर ऐसा बिजनेस करें लॉस ही लॉस हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, 1 2 3 4, इस साल भी लॉस है तो फिर नेक्स्ट ईयर कितना? 5। अरे छठा साल प्रॉफिट हो गया, वो सेटअप कर लो। नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर भी लॉस है तो फिर नेक्स्ट, डरो मत बेटा, नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर भी लॉस है, नेक्स्ट ईयर नो। ब्रह्मपुत्रा में स्वाहा 8 साल तक ही सेटअप कर सकता है। कितना साल तक? 8 साल तक। 8 साल तक टाइम है ठाकुर। 8 साल तक सेटअप नहीं हुए तो मेरे पीछे ब्रह्मपुत्र है, फ्लाईओवर भी बन गया है, उसके ऊपर जाओ और सीधा वहां से लॉस को स्वाहा ब्रह्मपुत्र जी। तो लॉस होगा, बस खत्म, इतना ही है। ये चैप्टर है 3 आवर्स का, 20 सम्स, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कोई लॉस होता है तो किसी प्रॉफिट से सेटअप कर लो। नहीं प्रॉफिट नहीं हमारी जिंदगी में, कोई बात नहीं बाबू, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा, सेटअप कर लो। सर नेक्स्ट ईयर भी नहीं है तो नेक्स्ट ईयर। सर आखिर कब तक? 8 साल तक। कितना साल तक? 8 साल। 8 साल आखिरी साल, इस साल छोड़ दो। 8 साल तक नहीं हुआ तो आरजी के पीछे, ये रोड के पीछे ब्रह्मपुत्र है, उसमें तो नदी में भी नहीं जाना पड़ेगा, ऊपर तो फ्लाईओवर बना है, फिर ऊपर से स्वाहा ब्रह्मपुत्र में विसर्जन कर देना। कितना बड़ा दिल है किसका? इनकम टैक्स का। किसका बेटा? तो आज तक कितना बुरी नजर से देखते थे तुम लोग, प्यार देखो, थोड़ा नेचुरल स्माइल दो। ये तो ऐसे ही स्माइल देने लगता है, AK-47 लग रहा है, तुमको प्यार नहीं दिख रहा है? देखो तो तुम्हारा 50,000 प्रॉफिट, 30,000 लॉस, सेटअप हो गया, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है प्रशांत? तो तुम फिर नेचुरल स्माइल दो। टैक्स तो फीलिंग्स वाला पढ़ाई होता है भाई। तो फीलिंग्स तुम किसी और को दे चुके हो क्या? तुमने किसी और को दिया है क्या? नहीं, क्या पता नेचुरल किसी और को दे के आ गए होंगे। अभी मत देना, और दिया भी होगा तो छीन लेना जनवरी तक, समझा क्या? फिर बाद में बांट लेना। सेट ऑफ लॉस का मतलब होता है इफ देयर इज लॉस अंडर एनी हेड इट कैन बी सेट ऑफ, इफ लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड 8 ईयर्स। 8 साल लिखना मत, वो तो ऐसे ही याद रहेगा आप लोगों को जिंदगी भर। 8 साल तक नहीं हुआ तो पीछे नदी में उतरना पड़ेगा। नहीं, वो तो एकदम बाइक से जाओ, धूम 4 का शूटिंग में, धूम 3 का बाइक रखो, लॉस को हाँ, नेक्स्ट ईयर का लॉस होगा, और जिस साल का भी लॉस होगा उस साल का नेक्स्ट 8 साल जब भी लॉस होगा। तो सुनो ना, पहला साल का पहले बात करो, पहला साल का 50,000 नेक्स्ट 8 साल तक कभी कर लो, फिर नेक्स्ट ईयर जो हुआ फिर उसको भी और एक्सटेंशन होते जाएगा 8 साल का। सब सल्टा लो, पहले फर्स्ट ईयर का सल्टाओ 50,000, हाँ हाँ टैक्स लग जाएगा, 1 लाख का कट जाएगा, डन पूरा। जब भी लॉस होगा 8 साल तक, ठीक है। तो 8 साल को अभी ध्यान नहीं रखकर सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान रखो। फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया? तो जब हम लोग सम्स करेंगे ना इंसिडेंस का, कभी प्रॉफिट कहीं लॉस होगा तो डायरेक्ट चिपका देना दोनों को, उसको बोलते हैं सेटअप। क्या बोलते हैं? सेटअप अभी आएगा और TDS आएगा, उसके बाद तो खत्म, उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन और रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, और आपका बेसिक खत्म, पूरा सिलेबस खत्म। ये 3 सेशन पे, आज थर्ड है ना, 4 सेशन पे पूरा खत्म।
एंड उसके बाद से अपना सिलेबस दौड़ने लगेगा। सो एक शब्द लिख लो, सेटअप ऑफ लॉसेस, इफ देर इज एनी लॉस if there is any loss, it is set off from other profits example, HP1 income 50,000, HP2 loss 30,000, HP1 प्रॉफिट 50,000, HP2 लॉस 30,000, सो इनकम हो जाएगा 20,000। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। डन। कंसेप्ट नंबर 11, हाँ तो हम लोग नहीं, सब सेटअप कर किया जाता है। बिजनेस का लॉस को सैलरी के साथ सेटअप नहीं कर सकते, वहाँ पे चोरी होता है, इसलिए बताया गया सिर्फ बिजनेस लॉस। हाउस बॉडी के लॉस को सेटअप कर सकते हैं, सैलरी के साथ में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि लोग चोरी करते हैं, बताएंगे कैसे चोरी करते हैं। अभी क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? तो मतलब अगर सारा बिजनेस पे लॉस हो रहा है सैलरी, तो सैलरी पे सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, बाकी पे बाकी पे लॉस है तो नेक्स्ट ईयर सेटअप करेंगे, सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा। इज इट ओके? डन। आगे बढ़े आगे। 10 हो गया। 11 TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, TDS। आ गया क्या? तीनों आ गया।